जितने मसलकी इख्तलाफ हैं उसको बाला-ए-ताक रखना पड़ेगा। जितने मसलकी इख्तलाफ है उसको बाला-ए-ताक रखकर काम करना पड़ेगा। बाद में हम देखेंगे। आप एक अल्लाह, एक रसूल और एक कुरान, अल्लाह, रसूल और कुरान, बस ये चीज़ दामन पकड़ लें और बाकी चीज़ों को साइड कर दें, तब जाके आप सब एक मुकाम पर खड़ा होंगे। मिल्लत इस्लामिया पूरे एक जगह खड़ी होगी। और हम अगर इस तरह बटे रहेंगे, कहीं ना कोई हम आपको पूरा बोलते रहे, वो आपको पूरा बोलते रहे, वो उसको पूरा बोलते रहे, इस तरह से कामयाबी मिलने वाली नहीं है जब तक मुत्तहिद नहीं होइएगा, एक नहीं होगा। और एक तो इसी बात पर होता है, एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, इसके अलावा तो कुछ नहीं। मैं यही अपील करूँगा सब एक होकर के, और जो जमातें तहरीक कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से तादाद में शरीक हो। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो अलग अलग हो रहा है, मेरे मशवरा था कई बार के लोगों का, ये जो खासकर बंगाल में जो बड़ी जमातें हैं, 2-3 बड़ी जमातें हैं, उन लोग सब इकट्ठा मिलकर एक बड़ा इज्तिमा एहतजाज, जहाँ जिसमें 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख आदमी इकट्ठा हो, इस तरह का मजमा करने की मेरी मतलब मशवरा है कि इस तरह का मजमा किया जाए जहाँ 10 से 25 लाख लोग जमा हों। सर, जमातुल राइन जो है, क्या वो जमात इस्लामी और जमीयत उलमा हिंद के जो लोग सरबराह हैं, उन लोगों से आप लोगों ने कोई रब्ता किया? उन लोगों की मदद आप किस तरह करेंगे? देखिए, जमीयत उलमा हिंद के सदर सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब के साथ हम लोगों की बात हुई, पूरी कमेटी की मीटिंग चल रही थी, उस कमेटी में ही बात हुई उनसे। उन्होंने आप लोगों से भी अपील किया है कि आप लोग शिरकत कीजिए। और हम लोगों का जो पैगाम है कि हिंदुस्तान में जो भी तंजीम कर रही है, सबसे ज़्यादा बड़ी तंजीम जो 3-4 तंजीमें हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जी, उसके बाद कलकत्ता खिलाफत कमेटी है, उसके बाद जमीयत उलमा हिंद है, और बाकी और भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट वाइज में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है। राइन बरादरी के लोग हैं, ये एक बहुत बड़ा नंबर है वेस्ट बंगाल के अंदर। और बाकी यहाँ पर कोई बरादरीवाद का कोई इशूज़ नहीं है। हम हर बरादरी, हर तबके, हर मज़हब के लोग को हम दावत दे रहे हैं, और हम लोग भी उनके दावत में लब्बैक कहेंगे, और उनके दावत पर हर वो प्रोग्राम जो तहरीक चलाएंगे आप लोग उसमें सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, और उनका साथ हर तरीके से। अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो हमें 2 गज ज़मीन भी ना मिलेगी। जिस पुरआसूब दौर से गुजर रहा है, सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना मुसलमानों को हो रही है। ये हुकूमत जो बीजेपी और एनडीए के हुकूमत है, ये मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग कर रही है। मुसलमान परेशान हैं। एक तो माली परेशानी, माशी परेशानी, और दूसरे मजहबी पर जो बंदिशें लगाई जा रही है, इससे मुसलमान बहुत परेशान है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लागू करके इस हुकूमत ने मुसलमानों पर कहीं ना कहीं उनकी कमर तोड़ने की कोशिश की है, और वो चाहती है कि इस मुल्क में मुसलमान तीसरे दर्जे के शहरी बनकर रहें। कोलकाता में आज जमायतुल राइन मगरिबी बंगाल ने इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और क्या कुछ कहा, आइए हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आज जो हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमीयतुल राइन वेस्ट बंगाल की बैनर पे ये हो रहा है, और ये कॉज तमाम पूरे मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में। और इस ऑर्गेनाइजेशन के सदर हमारे XMLA सुराग भाई, और मैं उसका जनरल सेक्रेटरी। हमारे यहाँ सीनियर मेंबर भी हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, सीनियर मेंबर भी हैं, और भी तमाम लोग हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है, अभी हाल ही में राज्यसभा में और लोकसभा में बिल पास हुआ, और ये बिल पास होने के बाद में पूरे देश में आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से मुसलमानों का खासतौर से सेंटिमेंट को हर्ट किया गया। मैं उससे पहले उन तमाम लोगों का, तमाम MP जो राज्यसभा में और लोकसभा में हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बिल को इसके अगेंस्ट में वोट किया, इसको हिमायत नहीं किया। कम से कम इस बात से ये पता चलता है कि वो लोग
जिन्होंने इस बिल को सपोर्ट नहीं किया वो किसी पार्टी से भी उनका ताल्लुक होगा, मगर कुछ बात तो उनके जहन में, उनके दिल में आया होगा कि ये बिल पास होने के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो प्रॉपर्टीज़ है या उनके और भी जितने भी जायदाद है, ख़ास तौर से वक़्फ़, उसका क्या किया जाएगा ये बिल आने के बाद। तो मैं उनका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिनकी जो मजबूरियों की जिस वजह से उन्होंने वोट किया मैं ये नहीं जानता। दूसरी एक बात यह है कि 10 अप्रैल को जमीयत उलमा हिंद का एक रैली है, ये आपका रामलीला मैदान में है, और जमीयत उलमा हिंद वेस्ट बंगाल और तमाम लोग हम लोग उनके उस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और हम लोग उनके उस मकसद को सपोर्ट भी करते हैं। उसके अलावा 11 अप्रैल को जमीयत उलमा हिंद वेस्ट बंगाल एक पीस प्रोटेस्ट रैली जोड़ा साकू से निकलेगा ये, और टीपू सुल्तान मस्जिद तक ये जाएगा। ये दोपहर शाम के 3-3:30 बजे करीब हम लोग यहाँ से वॉकिंग पीस प्रोटेस्ट रैली लेकर जाएंगे और अपनी बात भी वहाँ पे रखेंगे। और आप तमाम लोगों से भी गुजारिश करते हैं, और ये वीडियो ये न्यूज़ जितने दूर तक जितने लोग हमारे देख रहे हैं इस शहर में, इस देश में, वो तमाम लोग इस पीस प्रोटेस्ट रैली में शामिल हो और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, और ये वक़्फ़ बिल जो पास हुआ है इस वक़्फ़ बिल को कैंसिल किया जाए, इसको रिपील किया जाए, इसको टेक बैक किया जाए। ये ख़ास मकसद है हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि ये बिल जो पास हुआ है ये बिल में कुछ इस तरह का सवाल, इस तरह का पॉइंट्स आया है जो सुनने में तमाम बात आ रही है। अगर कुछ पेपर्स नहीं है तो गवर्नमेंट उसको अपना लेगी। वक़्फ़ बोर्ड के जो कुछ अपने पावर्स हैं वो पावर्स कम हो जाएंगे, और ये बोला जा रहा है कि इससे फ़ायदा होगा। अब तक तो जितना भी फ़ायदा हुआ है देश ने देखा है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस वक्त है क्या क्या फ़ायदा दिया है, सिर्फ ये ज़ुबानी जुमला इस्तेमाल हुआ है। और इस बार फिर आप जो देख रहे हैं ये बिल पास करके जो उनका मकसद है, जो ये समझ में आता है कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ को बड़े बड़े बिजनेस टाइपों को बेचा जाएगा और उनका अपना मकसद पूरा होगा, और मुसलमानों का ये हमारे जो आबा अजदाद, हमारे बाप दादा पुरखों का जो ये वक़्फ़ किया हुआ है, ये मस्जिद, मदरसा, ये आपके क्या कहते हैं इमामबाड़े, कब्रिस्तान और भी ज़मीन जायदाद जो मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए है, इसका क्या हाल होगा ये आप तमाम लोग समझ सकते हैं। और भी हमारे बहुत सारी बात है, हमारे मदरसा में सारे ये लोग के जाने से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया गया है वक्फ अमेंडमेंट बिल के सामने रखकर क्या कहेंगे? अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी फिलहाल साहब ने हम लोगों को बताया है कि ये जो वक़्फ़ बिल को पास किया गया राज्यसभा इस बिल को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस बिल को हम लोग कैंसिलेशन के लिए डिमांड करते हैं। यही बात कि हम लोगों ने ये इरादा किया है कि जब तक कि ये बिल वापस नहीं होता है हम लोग तो उसी तरीके से आंदोलन चलाएंगे जिस तरीके से किसानों ने तकरीबन 2.5 साल अपना तहरीक चला कर और 700 लोगों की शहादत हुई, तब वो जाकर के बिल वापस हुई। और मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साथ और बहुत सारे गैर मुस्लिम भी है, शेड्यूल कास्ट टाइप के लोग हैं, वो लोग भी ये चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं, उनके लीडरान भी अपोज कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, पार्लियामेंट में भी, रोड पे भी और हर जगह अपोज कर रहे हैं। तो रही बात कि हम लोगों का भी ड्यूटी और फर्ज बनता है कि खास करके जितने भी मुसलमान हैं, चाहे वो किसी भी बरादरी से, किसी भी तंजीम से वो ताल्लुक़ रखते हैं, ये मामला सिर्फ वक़्फ़ का मैटर इशूज़ नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से मुसलमानों के साथ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ जिस तरीके का बर्ताव हो रहा है और जिस तरीके का मामला हो रहे हैं, ये आप लोग मीडिया वाले लोग आप लोग को बेहतर पता है। हम लोग ये जुल्म को बंद कराने के लिए अगर हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, नहीं बुलंद करेंगे और ये एहतजाज नहीं करेंगे तो ये दिन ब दिन और बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए सिर्फ हमारी ये तंजीम नहीं, हिंदुस्तान की हर तंजीम
जाग चुकी है और अब जो है ये एकदम इरादतन हो ये इरादा कर लिया हम लोग कि जब तक के हम लोगों के ऊपर जुल्म नहीं बंद होता है ये एहतजाज हम लोगों का चलता रहेगा। जमीयत उलमा वेस्ट बंगाल की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या लाएअमल रहेगा इस सिलसिले में? जमात उलमा की स्ट्रेटेजी वही है जो हम दोबारा आपको रिपीट कर रहे हैं कि ये वक़्फ़ का बिल तो ठीक है, मेन इशूज़ है, साथ साथ और भी जितने बिल पास जो हुए जो मुसलमानों के हक़ में है ही नहीं वो सब बिल को भी वापस दिया जाए और ये जो जुल्म किया जा रहा है आम इंसानों के साथ, मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों के साथ, तो ये जुल्म कम से कम रोकना ज़रूरी है और जुल्म के खिलाफ हर एक इंसान को सामने खड़ा होना ज़रूरी है और शामिल होना ज़रूरी है। इसलिए ये तहरीक जो भी तंजीम कर रही है मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ ये तहरीक चल रही है, एहतजाज चल रहा है, आप भरपूर तरीके से ताउन करें, तन से, मन से, धन से, हर तरीके से ताउन करें। जनाब शोकवर्ड पार्टियाँ हिंदुस्तान जो अपने आप को सेक्युलर पार्टियाँ कहती हैं, इन पार्टियों से क्या अपील करना चाहेंगे जमात उलमा वेस्ट बंगाल की जानिब से ताकि वो अपने अंदर के तमाम जो है मसाइल को दूर करके एक प्लेटफॉर्म पर आकर तो ये तहरीक का भी कामयाब? देखिए ऐसा है कि हम तमाम जितनी भी पार्टी है चाहे अपोजिशन में या फिर रूलिंग गवर्नमेंट के साथ अलायंस में या गवर्नमेंट के और भी बहुत सारे एमपीज लोग हैं जो मजबूर है वो वोट अगेंस्ट करना चाहते थे लेकिन फिर जिस तरीके से जारी किया गया है वो मजबूर थे कि हम नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अंदर से दिल से उनको तकलीफ हो रहा था लेकिन उनकी मजबूरी थी कि जो है बिल को समर्थन करना पड़ा है और बिल जो है बहुत ज़्यादा रेशियो से कुछ ऐसा नहीं एब्सोल्यूट बहुत ज़्यादा परसेंटेज या मेजॉरिटी में नहीं हुआ, जस्ट 60-40 के रेशियो में हुआ। अगर ये 5% का रेशियो भी, अगर ये 10% का रेशियो भी अगर ये बैलेंस हो जाता तो हम उम्मीद करते हैं बिल पास होने का मकसद ही नहीं था। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना, उनका कोई बात नहीं सुना, बस नंबर के आंकड़े को गिनती को ठीक करना था और साथ ही साथ नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को अब वो किस तरीके से डरा के, धमका के, सीबीआई की धमकी देके, ईडी की धमकी देके क्यों उन लोगों को मजबूर किया गया है ये वो लोग बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने हर तरीके से पहले भी अपने स्टेट में बयान दिया था मीडिया की जानिब से कि हम लोग ये बिल को समर्थन नहीं करेंगे और उन लोग सेक्युलर सो कॉल्ड सेक्युलर हो या सेक्युलर पार्टी अपने आप को कहते हैं तो उन लोगों को माइनॉरिटीज का वोट भी बहुत बड़ा चक मिलता था। अब वो लोग की हालत भी जो है जिस तरीके से अभी बिहार का इलेक्शन है, ये इलेक्शन अगर इस अपने आप में ये लोग ठीक नहीं किए तो इन लोग का अंजाम भी बहुत बुरा होगा। सर ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट चला गया और अब सिर्फ हमारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ही तरफ है, देखिए क्या उम्मीद कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट वाकई हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन आखिर सुप्रीम कोर्ट का मामला आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में भी जिस तरीके से बाबरी मस्जिद में क्या हुआ, आज वो लोग को क्या इनाम मिला जिस जजों ने ये फैसला दिया, आज उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है और जो जज जो सरकार के लिए काम कर रही है आप लोग बेहतर जानते देख रहे, बहुत अच्छे अच्छे उनको पोस्ट दिया जा रहा, उनको इनाम दिया जा रहा। तो ये इस तरीके से कोई भी मुल्क तरक्की कभी नहीं करेगा। ऐसे ही मुल्क की हालात, इकोनॉमिकल कंडीशन बद से बदतर हो गई है। अब कल सब मीडिया देखिए एक दिन में 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान शेयर के मार्केट में हुआ और ये कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी नेता का काम नहीं है कि ये कोई भी पब्लिक को गुमराह करे कि आप इस कंपनी का शेयर में पैसा लगाइए, इस कंपनी का शेयर में पैसा लगाइए। ये सरकार का काम होता है या कोई सियासतदान का काम होता है, ये कभी भी नहीं होता। ये जो बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, इनका काम ही ये काम होता है, ये काम होता है। लेकिन ये लोग तो फरमान जारी करते हैं ये फला कंपनी में लगा दीजिए, फला कंपनी में लगा दीजिए, रुपया डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। लेकिन अंत में नतीजा क्या हुआ, आज देखिए क्या हालत है। सनकी लोग, पागल लोग को बैठा देने के बाद देखिए क्या हालत हो रहा है। पूरा मुल्क का हालत जो है बस से बदतर है। आप हर मार्केट चला जाइए एकदम जैसे वीरानियत छप गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कारोबार के मामले में, टोटल का टोटल बिजनेस एकदम खत्म के कगार पर आ चुका। हर बिजनेस, जो बिजनेस में जाइए, बस सिर्फ ज़रूरत की जो चीज़ें हैं
जो रोज जिसको जरूरत है इंसान बस थोड़ा बहुत उसका ही मामला ठीक है, और वो भी सब सामान जो है ये लोग सब बड़े बड़े टाइकून्स को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स को, अदानी अंबानी जैसे इंडस्ट्रियल्स को हाथ में लोग सौंप दिया। चाहे वो दाल चावल का कारोबार हो, तेल का कारोबार है, धीरे धीरे करके जो रोज की जिंदगी में जरूरत इंसान को होता है, ये सामान भी जो है ये लोग बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में कंट्रोल करवाते हैं। आप लोगों के मीडिया के जानिब से मैं अपील करूँगा, हमारी माँ और बहनों से अपील करूँगा कि ये पूरी कौम और मिल्लत के लिए और इंसानियत के लिए ये एहतजाज हो रहा है। कौम और मिल्लत के साथ इंसानियत के जितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी धर्म मजहब के लोग जुड़े हुए हैं, मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा कि भरपूर तरीके से लेते कि जो वक्त आ गया है अब मर मिटने का वक्त आ गया, और ज़रूरत पड़ी सरकार अगर कहीं पर भी पूरे हिंदुस्तान में अगर ऐसे हालात पैदा हुए गोली चलाएंगे तो हम लोग उस पर गोली खाने के लिए अपना सीधा तान करना है। क्या आप लोग बंगाल की सेकुलर हुकूमत से ये दबाव डालेंगे, उस पर कोशिश करेंगे कि असेंबली में रिजोल्यूशन पास किया जाए इस बिल के खिलाफ, इस एक्ट के खिलाफ? हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे पर हम लोगों की एग्जीक्यूटिव बॉडी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर फैसला लेने में हम लोग को थोड़ा वक्त लग रहा है, 10 दिन, 2-4 दिन या 15 दिन, जो भी वक्त ले रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये शायद असेंबली में ये बिल ऑलरेडी आ जाए, और नहीं आता है तो मैं आपकी जो तजवीज़ है हम लोग उसको जरूर रख करके उम्मीद करते हैं कि ये पास हो। भाई अब तक जो बातें हुई हैं वो अपने लोगों तक बात पहुंचाने की बातें हैं, लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे बरादरान वतन भी जो सेकुलर मिजाज रखते हैं उनको भी साथ लेने की ज़रूरत है। उनको किस तरह से आप साथ लेंगे और उन तक अपनी बात कहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे? देखिए ये अभी बहुत एकदम जल्द हुआ है, जल्दबाजी का मैटर है। राव की तहरीक ऐसे एक दिन में बड़ा नहीं होता, तहरीक बड़ा होने के लिए वक्त लगता है, और हम उम्मीद करते हैं ये बर्निंग इशूज़ है, ये बर्निंग इशूज़ है। मुसलमानों ने बहुत चीज़ को झेला है, आज खास करके ये 10 साल के अंदर तो और ज़्यादा झेला है, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मैटर हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मैटर हो, चाहे आर्टिकल 370 का मैटर हो, और बाकी ये तो खुला आम है। और अंदरूनी तरीके से जिस तरीके से ये लोग रिजर्वेशन के मामले में ख़त्म कर रहे हैं, इस कम्युनिटी को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जिस तरीके से ख़त्म कर रहे हैं, आप बोलिए ना, ये शर्म की बात नहीं है कि इतना बड़ा राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और इस देश का सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको उसको प्रोग्राम में दावत नहीं दिया गया। इससे बड़ी हालत इस मुल्क के लिए हो ही नहीं सकता। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हम उम्मीद करते हैं कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जानिब से तकरीबन हज़ारों हज़ार या लाखों लोग तक ये मैसेज पहुंचेगा, और उसके अलावा भी और भी माध्यम है, हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब में और भी दीगर जितने भी ऐप्स हैं हम लोग उसको इस्तेमाल करके हम लोग लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात यहाँ छोटा बड़ा किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, जो तंजीम है या जितने लोग हैं सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे करके और अदब के साथ और इज्जत दे करके सभी को, छोटों को, बड़ों को, अपनी माँ बहनों की इज्जत दे करके हम लोग इस प्रोग्राम को, इस तहरीक को, इस एहतजाज को हम लोग जितना बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकें। और ये तहरीक एक दिन या एक हफ्ता एक दिन में नहीं होगा, ये तहरीक इंशाअल्लाह रहमान हम उम्मीद करते हैं कि ये अब चलता रहेगा, जब तक सुन नहीं बंद होगा हिंदुस्तान के अंदर में ये तहरीक जरूर चलेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या डिमांड करेगा संजीव खन्ना से? मैं तो सारे जजों से डिमांड करूंगा, लेकिन बहुत खूबसूरत तरीके से जो है ये 10 सालों के अंदर में जुडिशरी में भी ये लोग क्या किए हैं आप बेहतर जानते हैं, मीडिया वाले लोग आप लोगों को ज़्यादा पता है कि जिस तरीके के जुडिशरी में भी लोग बैठा दिए हैं, तो आज इंसाफ से भी इन लोगों को जो है भरोसा उठ चुका है इंसान में। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि एक न एक दिन ऐसा दिन आएगा कि वो जज हो, चाहे जितने बड़े सियासतदान हो, चाहे सरकार हो, आवाम के आगे सबको झुकना पड़ेगा। इसलिए अवामी सरकार बनाती है और अवामी सरकार, यानी आवाम को सड़कों पे आना होगा। बिल्कुल अब आएगी सरकार। अब मैं नहीं बोल रहा, जवान राइट के जानिब से मैं नहीं बोल रहा, आप आ करके देखिए मीडिया में, सोशल मीडिया में देखिए, आप यूट्यूब में देखिए, रेगुलर बेसिस पे कल भी कई एक ब्राह्मण लोग पर्सनल तरीके से स्पीच दिए हैं, कई एक औरतें स्पीच दी है कि ये जो हो रहा है ये न्याय गलत काम हो रहा है, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने का काम हो रहा है, हिंदुस्तान को
मैंने जिस तरीके से रशिया टूटा था उस तरीके से हिंदुस्तान को भी तो खत्म कर देने की साजिश। की तरफ ये कहती है कि वक्त बोर्ड पर हम इसलिए बिल ला रहे हैं ताकि अकलियतों का पूरा ख्याल रखा जाए, ताकि अकलियतों के साथ जो ये कम्युनिटी नाइंसाफ़ी कर रही है उसके लिए पूरा इंसाफ करे। तो क्या कहना है? झूठ ये सरकार झूठ पे टिका होगा। अगर इतना ही मुसलमानों का हमदर्दी करना था तो इनकी ताकत क्यों नहीं होती है कि एमपी भी बनाए? जितने तादाद में जितने परसेंटेज में लोग हैं उसी परसेंटेज के हिसाब से दे कैंडिडेट ही नहीं देते तो एमपी कहाँ से बनाएंगे? जितने भी स्टेट है वहाँ एमएलए बनाए क्यों नहीं बनाते हैं? तो इनका मंसूबा क्या है? हाँ, जितने भी मुस्लिम अदारे हैं, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जितने भी अदारे हैं, सब अदारों पर इनका नजर खराब पूरा नजर पड़ा हुआ है। ये इंस्टीट्यूशन को ये बर्बाद कर रहे हैं और ये सब झूठ पूरे प्रोपेगेंडा करके झूठ कर रहे हैं। और जितना गोदी मीडिया जो है, आज हम लोग बहुत खुशनसीब है कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपनी बात को पहुँचा सकते हैं और आप लोग का शुक्रगुजार है कि हम लोग भी अपना मेहनत से और हर तरीके से ईमानदाराना तरीके से अपने काम को अंजाम देकर। सौरभ साहब, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो औकाफ के जो अमलाक हैं उसे वो बेचकर जो माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं उन पर खर्च करेगी, खासकर यतीम लोगों पर, यतीम बच्चियों पर और यतीम बच्चों पर उनके तालीम के लिए भी खर्च करेगी। और दूसरी तरफ ये देखने जा रहा है कि जो एजुकेशनल स्कॉलरशिप है उसे बंद कर रही है। क्या आप है कौन भाई? आप है कौन? आपका ये काम नहीं है। वक़्फ़ बोर्ड बना हुआ है, हर स्टेट का इंडिपेंडेंट राइट अपने तरीके से चलाना, भले वो कहीं गलत चल रहा सही चल रहा है, अलग इशूज़ है, लेकिन ये है कौन? ये बिल पास करा के करना क्या चाहते हैं? आज तकरीबन स्टेट में तो उनकी हुकूमत है, फिर वो क्या करेंगे? आप बोलिए ये माइनॉरिटी बजट को क्यों कम किए? अगर माइनॉरिटी का इतना ही हमदर्द है तो माइनॉरिटी बजट को बढ़ाना चाहिए था, बजाय बढ़ाने का वो घटाए। एजुकेशन बजट क्यों कम किए? एजुकेशन को और बेहतर करने के बजाय ये लोग को जो है लोग को मूर्ख बनाना चाहते हैं, इलिटरेट जाहिल बना के रखना चाहते हैं, ताकि हम लोग का जो है इन लोग का जो धंधा है वो बेहतर तरीके से चलता है। 15 लाख का वादा, उसके बाद फिर एक, अरे वो सब बातें तो छोड़ दीजिए। मुसलमान एक बहुत बड़ा भूलने वाला मैंने एक चीज़ बन चुका है। ये एक वादा और डेली कितना चीज़ इंसान याद रखेगा। रेगुलर डेली नया आइटम तो आते रहता है, कितना आइटम इंसान हजम कर पाएगा। इंसाफ पसंद जो लोग हैं, जो सेकुलर जहन रखते हैं, उनका कहना है कि ये वादा किया गया था 15 लाख का, उसके बाद फिर एक मुस्लिम समुदाय को सामने रख कर झांसी देने लगता है लोग को बोलने के लिए। वो तो बोले आप ये तो बोलते हैं वो इलेक्शन का जुमला था, तो आप इस तरीके से झूठ बोलते लोग से वोट लेंगे, यही बोला था ना। बाद में जब बोला जा रहा कि मैं आपको 15 लाख का वादा किए थे, बोले वो तो इलेक्शन का जुमला था। तो ये भी तो इलेक्शन का जुमला ही है। जिस तरह एनआरसी के लिए पॉइंट बना था, एक जगह स्थित राजा बाजार धरना पॉइंट और पाक सदर, क्या वैसे ही आप लोग करेंगे तहरीक? देखिए ये तहरीक कोई सकरिया स्ट्रीट, मछुआ या धर्मतल्ला में तो होना जरूरी नहीं है। हर जगह में, हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पे ये तहरीक हो। और जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमात उलमा हिंद हो, चाहे कलकत्ता खिलाफत कमेटी हो और बाकी जितनी बड़ी तंजीमें हैं, उस तंजीम में सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबको जुटना चाहिए। हर इंसान को जुटना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो। जो जुल्म हो रहा है, जुल्म के खिलाफ हर इंसान को सामने खड़ा। बोलिए सर, सौरभ भाई आप ही बोलिए, किस पर उम्मीद किया जाए, किस पर भरोसा किया जाए? क्योंकि सेकुलर पार्टियां जो है वो इस तरह से दामन झाड़ रही है, अब मुसलमान आने वाले दिनों में किस पार्टी को वोट दे? देखिए ये अपना पर्सनल इशूज़ है, किस पार्टी को वोट दे, किस पार्टी को वोट नहीं दे, ये जमात का काम नहीं है। लोग खुद दानिश्वर हो कि किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए, किससे हम यहाँ महफूज रह पाएंगे इस मुल्क के अंदर में, हमको वो देखना जरूरी है। सर जिससे हमारा भला कर सकेगा, कौन इस मुल्क का भला कर सकेगा, वो हमारा काम देखना है। जिससे उम्मीद था सर वही धोखा नहीं आता है तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म पर नहीं बोला जा सकता।
जिससे उम्मीद था वही धोखा दे रहे हैं। अब कहाँ जाए? हम लोग किसी भी सियासी पार्टी का यहाँ पर माने कोई सपोर्ट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। चलिए ठीक। बहुत अफसोस आज कहना पड़ता है कि हमारा एक तबका एक दूसरे तबके को कासिद कहता है। तो इस तरह से होना चाहिए, सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है। ये वक़्फ़ में आगे ख़त्म हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। एक बात देखिए, जब पहले क्या था, 2014 से बात कर रहे हैं, इन लोगों ने किस तरह से लोगों को कमज़ोर किया, नोटबंदी के जरिए, GST के जरिए, ये तो जनरल है। दूसरी बात, हम लोग ये सोच रहे थे कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के लेकर ये पूरे झमेला चल रहा है, लेकिन हमारे उलमा कराम ने हर तरह से साथ दिया और ये ऐलान कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी हम लोग उसको मान लें, सीधे दिल से मान लें। जबकि हमारे मुखालिफ लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वो शुरू से आखिर तक कहती रही कि नहीं, फिर फैसला हम लोगों के हिमायत में आएगा तो हम मानेंगे, अडर भी। उसके बावजूद भी हमारे उलमा कराम कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम, ठीक है बट फैसला आया। कोई भी कोर्ट में, अदालत में बहुत सारे लोग कोर्ट से वास्ता होगा। जब मुकदमा होता है तो दलील और शवाहद की बिना पर उसका फैसला सुनाया जाता है। दोनों तरफ दलील और शवाहद की बिना उसका फैसला होता है। लेकिन जजमेंट दिया गया, जजमेंट में बाकायदा ये लिखा हुआ है कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई थी, फिर भी हम जो है आस्था की बुनियाद पर ही होते हैं। इस तारीख तो मैं कहना चाहूँ, जिस दिन ये फैसला हुआ पूरी दुनिया की तारीख में, सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख में नहीं, पूरी दुनिया की तारीख में, मतलब जुडिशरी का, जस्टिस का, इंसाफ का मर्डर हुआ उसमें, टोटल मर्डर। और जब 50 साल 100 साल बाद जब लोग मौरी जब तारीख लिखेंगे और उस वक्त के लोग 100 साल के बाद जब फैसला को देखेंगे तो आप समझिए कि वो लोग हैरत करेंगे, ये कैसे लोग थे, ये 100 बरस पहले या 50-60 बरस पहले कैसे लोग थे कि इस तरह का फैसला जस्टिस किया गया। और मैं ये कहना चाहूँगा, अच्छा फैसला आ गया, जब फैसला आया तो एक भी एहतजाज हुआ, एक पत्ता भी खड़का मुसलमानों ने जब तक तहम्मुल का मुजाहरा किया बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद। ये एक मिसाल है, इसको उजागर करने की बात है। एक पत्ता भी नहीं खड़का था फैसला आने के बाद। अब जो ये मामला मुद्दा भी यही है कि उसके बाद से लगातार लबजहार, मॉब लिंचिंग, इस तरह की बात होती रही। लबजहार में घर वापसी, ट्रिपल तलाक, इस तरह की बातें होती रही और मुसलमानों को हमेशा परेशान, पूरे हिंदुस्तान में परेशान किया जाने लगा। और जहाँ पर इन लोगों की ताकत है वहाँ तो यूपी में तो देखिए बहुत बुरा हाल हो रहा है, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यहाँ तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो हम लोगों को ये बात खत्म नहीं है, आगे बहुत आगे लड़ाई लड़ना है, हमारी आने वाली नस्ल को भी लड़ना है। तो हालात में क्या कि बात मेरा नोट कर लीजिए, हम लोग रहे न रहे, लेकिन आने वाली नस्ल को भी ये लड़ाई लड़ना है। बड़ी बात कहते जा रहा हूँ। हम लोगों को इस वक्त सबसे पहले तो हम लोग अपने बरादरान वतन को इसमें शामिल करें, अहले वतन को शामिल करें। और अगर लोग कोशिश करें जिनकी जहाँ पहुँच है, हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित, आदिवासी को जितना ज़्यादा तादाद में जोड़ने की कोशिश करें, बहुत उसके लिए बहुत बेहतर रहता है। अगर आप दलित समाज को अगर कर लें, 150 MP होंगे दलितों के,
अगर वो 150 MP अभी रिजाइन कर दे तो हुकूमत के क्या किए? मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ दलित समाज बहुत अहमियत है दलित समाज की आज के अर्थमेटिकल दौर में, हिसाब किताब गिनती वाले दौर में बहुत अहमियत है। और उनको साथ लें, सिख बरादरी हमारे साथ आने को तैयार है, खुद से ऑफर कर रहे हैं कि आप लोग बढ़िया उनके साथ हैं। कल परसों चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट में बोल रहे थे, बात नहीं बोल रहे थे कि आप लोग बढ़िया हम आपके साथ हैं। तो लड़ाई मिलकर लड़ना, सिर्फ मुसलमान अकेला लड़ने की कोशिश करेगा तो मुश्किल है जरा लड़ाई, सबको शामिल करें। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा इस पर, ये तो वक़्फ़ बिल के लिए क्या हो रहा है, इंतजाज हो रहा है, ये अपनी जगह पर ये चलता रहेगा। ये बस शुरुआत हुई है अभी, और आगे बहुत कुछ है। इत्तेहाद आखिरी उम्मीद है।